क्या कभी सोचा है कि भारत का जो नक्शा हम देखते हैं वो बनता कैसे है या बदलता कैसे है? ये सिर्फ कुछ लकीरें नहीं हैं। असल में हमारे संविधान का पार्ट 1 ही भारत के नक्शे का असली ब्लूप्रिंट है। चलिए आज इसी को समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए, भारत का जो पॉलिटिकल मैप है वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये बदल सकता है और बदलता भी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है? हमारा संविधान अपनी ही सीमाओं को फिर से बनाने की इजाजत कैसे देता है? इसका जवाब छिपा है आर्टिकल्स 1 से 4 में। आइए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले यह समझना होगा कि हमारा संविधान भारत को डिफाइन कैसे करता है, और इसकी नींव रखी गई है आर्टिकल 1 में। तो आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। अब यहां दो बातें बहुत जरूरी हैं। पहली, देश के दो ऑफिशियल नाम हैं, इंडिया और भारत। और दूसरी, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ये संघ टूट नहीं सकता। ठीक है, तो भारत के क्षेत्र में क्या क्या आता है? इसमें 3 चीजें शामिल हैं। पहला, हमारे राज्य। दूसरा, केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज। और तीसरा, वो इलाके जिन्हें भविष्य में भारत अपने में शामिल कर सकता है। ये जो तीसरा पॉइंट है ना, ये दिखाता है कि संविधान बनाने वाले कितने फॉरवर्ड थिंकिंग थे। तो आज की तारीख में भारत में कितने राज्य हैं? 28। और यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं? 8। अब इन नंबर्स को याद रखने में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है ना, तो इसके लिए एक बड़ी मजेदार ट्रिक है। राज्यों की संख्या कितनी है? 28। बस इसी 28 का जो 8 है वही आपको यूनियन टेरिटरीज की संख्या याद दिलाएगा, यानी 8। सिंपल। अब वापस आते हैं उस तीसरे पॉइंट पर, ऐसे क्षेत्र जिनका अधिग्रहण किया जा सकता है। आर्टिकल 1(3)(c) का ये हिस्सा बहुत दिलचस्प है। ये भविष्य में किसी भी नए इलाके को भारत का हिस्सा बनाने का रास्ता खुला रखता है। जैसे पीओके का मुद्दा है। यही वो प्रोविजन है जो भारत के विस्तार की संवैधानिक गुंजाइश को बनाए रखता है। तो ये तो हो गई आर्टिकल 1 की बात, जिसमें बताया गया है कि भारत क्या है। अब सवाल उठता है कि भारत अपने नक्शे को बड़ा कैसे कर सकता है, मतलब नए इलाकों को कैसे जोड़ सकता है। इसकी शक्ति मिलती है आर्टिकल 2 से। ओके, अब यहां पर एक पॉइंट है जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में फर्क क्या है, इसे बहुत ध्यान से समझिए। आर्टिकल 2 है बाहर से किसी नए इलाके को भारत में शामिल करने के लिए, बिल्कुल ब्रांड न्यू टेरिटरी। और आर्टिकल 3 है देश के अंदर ही मौजूदा राज्यों की अदला बदली, उनकी सीमाएं बदलने या नाम बदलने के लिए। और एक बात साफ है, ये जो शक्ति है ये सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद यानी पार्लियामेंट के पास है और किसी के पास नहीं। तो आर्टिकल 2 को असल में इस्तेमाल कैसे किया गया है, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है सिक्किम। चलिए सिक्किम की कहानी देखते हैं कि वो भारत का हिस्सा कैसे बना। सिक्किम का भारत में शामिल होना एक प्रोसेस था जो 2 स्टेप्स में पूरा हुआ। पहले 1974 में 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट बनाया गया, और फिर ठीक 1 साल बाद 1975 में 36th अमेंडमेंट करके सिक्किम को भारत का एक फुल फ्लेज्ड यानी पूर्ण राज्य बना दिया गया। और इस तरह सिक्किम बना भारत का 22वां राज्य। तो ये तो थी बाहर से नए राज्य जोड़ने की बात, यानी आर्टिकल 2। अब आते हैं आर्टिकल 3 पर, जो पार्लियामेंट को देश के अंदर ही नक्शा बदलने की ताकत देता है। आर्टिकल 3 के तहत संसद के पास जबरदस्त पावर्स हैं। वो कानून बनाकर क्या क्या कर सकती है, सुनिए। एक नया राज्य बना सकती है, किसी राज्य का एरिया बढ़ा या घटा सकती है, किसी राज्य की बाउंड्रीज बदल सकती है, और तो और किसी राज्य का नाम भी बदल सकती है। और इस पावर का इस्तेमाल हुआ भी है कई बार। याद है, सन 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड। ये सब आर्टिकल 3 की ही देन है। सिर्फ नए राज्य ही नहीं, नाम भी बदले गए हैं। जैसे मद्रास का नाम चेन्नई हुआ, उड़ीसा का ओडिशा। ये सब इसी आर्टिकल के तहत हुआ। अच्छा, तो जब भी आर्टिकल 2 या 3 का इस्तेमाल होता है तो क्या काम वहीं खत्म हो जाता है? नहीं, इसके बाद कुछ और भी करना पड़ता है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल हाउसकीपिंग कह सकते हैं, और इसी के बारे में बताता है आर्टिकल 4। इसे ऐसे समझिए कि नक्शे पर एक लकीर बदलने का मतलब सिर्फ जमीन पर लकीर बदलना नहीं है। इसका असर संविधान की किताब में भी होता है। एक
डोमिनो इफेक्ट की तरह। तो होता क्या है? आर्टिकल 4 कहता है कि जब भी आर्टिकल 2 या 3 के तहत कोई बदलाव होगा तो 2 और जगहों पर बदलाव करने होंगे। पहला, शेड्यूल 1 में, जहां सारे राज्यों और यूटीज की लिस्ट है। जाहिर है नया राज्य बनेगा तो लिस्ट अपडेट होगी। और दूसरा, शेड्यूल 4 में, इसमें बताया गया है कि राज्यसभा में किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी। नया राज्य बनेगा तो उसकी सीटों का भी तो हिसाब करना होगा ना। तो इन सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ यह है कि भारत एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है, यानी एक अविनाशी संघ है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन इसके जो राज्य हैं वो विनाशी हैं, मतलब उनकी सीमाओं को बदला जा सकता है। हमारा संविधान एक लिविंग एडेप्टेबल मैप बनाता है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है। अगर भारत का अंदरूनी नक्शा इतना फ्लेक्सिबल है तो ये हमारी नेशनल यूनिटी और रीजनल आइडेंटिटी के बैलेंस के बारे में क्या कहता है? इस पर सोचिएगा जरूर।